गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे बच्चों, जिसमें हम पढ़े थे ध्वनि। बच्चों, हम पिछले वीडियो में क्रियाकलाप 5 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम माचिस की 2 खाली डिबिया लिए थे और 10 मीटर धागा और 2 आलपीन। तो बच्चों, इसे आप लोगों को मॉडल बनाना था, जो आप लोग पिछले वीडियो में बताया गया था। कुछ बच्चे बनाकर दिखाए हैं पर गलत बनाए हैं और कुछ ही बच्चे सही बनाए हैं। तो आप सभी को बनाना है। जैसे इस प्रकार से हमें माचिस की 2 डिबिया लेना है और ये खाली है। कुछ बच्चे ने इसकी बाहरी सतह को यूज किया है, ये प्रयोग में नहीं लाना है बच्चों। इसकी जो भीतरी खोखे हैं, हमें इसे लेना है इस प्रकार से, और इसमें आलपिन की सहायता से छेद करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें 10 मीटर की धागा बांध लेना है। इस प्रकार से इसमें धागा बांधना है और एक को मुंह के पास ले जाकर धीमी आवाज़ में बोलना है और एक को कान में अपने मित्र से कहना है कि अपने कान में लगाइए। और आप जब जो धीमी आवाज़ में बोलेंगे, वो उसे सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना। सुनाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि जो धागा है उसमें ध्वनि संचरण हो रहा है ना। हम ये क्रियाकलाप से यही स्पष्ट होता है हमें बच्चों की ध्वनि संचरण होता है धागे में, है ना। यानी कि जो ध्वनि है उसे सुनने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये क्रियाकलाप आपको फिर से करनी है। कुछ बच्चे गलत बनाए हैं, है ना। तो आप लोग ये मॉडल बनाकर दिखाएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। कुछ बच्चे इस प्रकार से डायग्राम बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किए थे। बच्चों, डायग्राम नहीं बनाना है, आप लोगों को मॉडल बनाना है ना। माचिस की इस प्रकार से खाली डिबिया लेकर मॉडल बनाना है और धागा लेना है आपको 10 मीटर लगभग होना चाहिए। और वो जो धागा है उसे थोड़ा तन कर मतलब तान कर रखिएगा ताकि वो ढीला ना हो, है ना। तना होगा तो आवाज़, जब धीमी आवाज़ में बोलेंगे तो वो आवाज़ आसानी से सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे बच्चों। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 6। हम आवश्यक सामग्री में प्लास्टिक की कीप लेंगे, गुब्बारा लेंगे, रबड़ की ट्यूब लेंगे, रबड़ की ट्यूब, पानी से भरी बाल्टी और रबड़ बैंड लेंगे। ठीक है, गुब्बारे को काट लेंगे, कीप के चौड़े सिरे पर गुब्बारे को रबर बैंड की सहायता से बांध दें। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कीप कैसा होता है। ठीक है, सभी के घर में इस प्रकार से कीप होता है। इस प्रकार के आकार का शंकु आकार का कीप होता है बच्चों। इसके जो चौड़े वाले हिस्से हैं, इसमें हमें गुब्बारे को काटकर बांधना है रबर बैंड से। ठीक है, कीप के चौड़े हिस्से को पानी से भरी बाल्टी में डुबाएं, है ना। हमें क्या करना है, जब हम रबर बैंड की सहायता से बांध देते हैं तो जो कीप के दूसरे हिस्से हैं बच्चों, दूसरे सिरे पर जो रबर ट्यूब लगाए हैं, उसे क्या करना है, कीप के चौड़े हिस्से को पानी से भरी बाल्टी में डुबाना है और रबर ट्यूब के स्वतंत्र सिरे को कान में लगाना है और बाल्टी में पत्थर डालना है। ठीक है, जब हम पत्थर डालेंगे तो पत्थर डालें तथा तली में पत्थर के गिरने की आवाज़ सुने। इस उपकरण को क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोफोन कहते हैं। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी हो सकता है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम क्रियाकलाप में देखे थे कि ध्वनि धागों में किस प्रकार से संचरण करता है, उसी प्रकार से ध्वनि का संचरण द्रव में भी हो सकता है। उपरोक्त क्रियाकलापों में हमने देखा कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस माध्यम हो, द्रव हो या फिर गैस माध्यम हो। यानी कि ध्वनि संचरण के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या ध्वनि निर्वात में से होकर जाती है? तो बच्चों, यहाँ निर्वात जहाँ वायु नहीं पाया जाता है, वायु या कुछ भी नहीं होता है, उसे निर्वात कहा जाता है। ठीक है, तो क्या ध्वनि निर्वात में से होकर जाती है? तो बच्चों, ध्वनि निर्वात में से होकर नहीं जाती है ना। ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता है बच्चों, हम जानते हैं, हम क्रियाकलाप में पढ़ चुके हैं। देखिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। अगर एक बैटरी से जुड़ी एक विद्युत घंटी को एक वायुरोधी बेल जार में लटकाया जाए, यहाँ पर देखिए, ये एक बैटरी है, बैटरी में एक विद्युत घंटी लटकाया हुआ है ना। और ये एक बेल जार है जो वायुरोधी है बच्चों, है ना। इसमें वायु नहीं होता है, पर जब वायु होती है तो देखिए, तो
तो विद्युत घंटी बजाने पर जार में हवा भरी होने के कारण आवाज़ सुनाई देती है ना। जब हवा भरी होती है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। जार की हवा को वायु चूसक पंप द्वारा निकाल लेने पर घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक वायु चूसक पंप लगाया गया है बच्चों, डायग्राम भी देखते चलेंगे। यहाँ से यदि इस चूसक पंप के द्वारा पूरी वायु को निकाल लेते हैं तब ये जो विद्युत घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है ना, सुनाई देना बंद हो जाती है। तो इसी से पता चल जाता है बच्चों की जो ध्वनि है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि इसमें वायु निकाल लेते हैं तो ये निर्वात हो जाता है, फिर इसमें कुछ नहीं है, इसलिए हमें जो विद्युत घंटी की जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, यानी कि जहाँ निर्वात होती है बच्चों वहाँ पर ध्वनि संचरित नहीं होती। ध्वनि वायु की अपेक्षा कुछ धातुओं में 16 गुना तथा पानी में 4 गुना तीव्र गति से चलती है। क्या आपने कभी यह सोचा कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने पर भी वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री कैसे बात करते हैं? तो बच्चों ये सच में सोचने वाली बात है ना, कि जब वहाँ पर निर्वात है, हाँ, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता यानी कि वायु नहीं होता, तो वहाँ पर जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो कैसे एक दूसरे से जो बात करते हैं, कैसे उन्हें ध्वनि सुनाई पड़ती है, एक दूसरे जो भी बात करते हैं वो कैसे सुनाई पड़ती है ना, या फिर बातचीत कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, है ना। और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं तो बच्चों इनके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक नहीं होती है ना। 10.4 ध्वनि हम कैसे सुनते हैं? ध्वनि किसी माध्यम से संचरित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है। बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि किसी न किसी माध्यम से संचरित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है ना। और कानों से यह ध्वनि संकेत के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचती है और तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये ध्वनि कानों तक पड़ती है, फिर कानों से मस्तिष्क तक पहुंचती है, फिर हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है ना, यानी कि सुनाई देती है। तो मनुष्य का कान तीन प्रमुख अंगों से मिलकर बना होता है बच्चों, जो है बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाहर से आने वाली आवाज़ बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण तक पहुंचती है। मध्य कर्ण में स्थित कर्णपट के कंपन अंतःकर्ण में संचरित होते हैं। अंतःकर्ण में स्थित श्रवण तंत्रिका इन कंपनों को संकेत के रूप में मस्तिष्क तक भेज देती है। चित्र 10.7 में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है जिसमें है बाह्य कर्ण, है ना। पहले आवाज़ जो ध्वनि है ये बाह्य कर्ण पर हमारे पढ़ते हैं, उसके बाद में मध्य कर्ण में आते हैं जहाँ पर क्या है कर्णपट। यहाँ पर हमारा जो ध्वनि है वो क्या होता है, कंपन होता है, और कंपन होने के पश्चात अंतःकर्ण से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र होता है, श्रवण तंत्रिका इन कंपनों को संकेत के रूप में कहाँ भेजती हैं बच्चों, मस्तिष्क तक भेजती हैं, है ना। कान बहुत संवेदनशील अंग है। तो हमें पता है बच्चों हमारे जो मनुष्य में है ना कितने संवेदनशील अंग हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, तो हमारे कान होते हैं, हमारे नाक होते हैं, हमारे आँख होते हैं, जीभ होते हैं और त्वचा, ये 5 संवेदनशील अंग हैं। तो यहाँ पर जो हमारा संवेदनशील अंग है वो है कान, बहुत ही संवेदनशील अंग है ना। हमें इनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें कान के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए जो कर्णपट को क्षति पहुंचा दे, है ना, जो क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए हमारे कर्णपट को। हम कहते हैं ना नहीं कान में ये पड़ गया, ये घुस गया, कभी चींटी घुस जाता है, कुछ भी, तो नहीं, हमारे कानों में कुछ नहीं जाना चाहिए बच्चों। क्या होता है हमारे कान के जो कर्णपट हैं यानी कि जो कान के पर्दे होते हैं, है ना, उनमें क्षति पहुंचता है तो बहरा भी हो जाते हैं बच्चों, बहुत लोग को सुनाई नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे कानों की जो देखभाल है बच्चों अच्छी तरीक़ा से करना चाहिए, ठीक है। कर्णपट की क्षति से व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। आइए बच्चों अब देखते हैं हम
10.5 श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु का कंपन करना आवश्यक है ना। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है बच्चों? जब कोई वस्तु कंपन करती है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। तो क्या सभी कंपन करने वाली जो वस्तु हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं? क्या हम सभी ध्वनियाँ सुन सकते हैं? आइए देखें। तो बच्चों ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो वस्तु ध्वनि उत्पन्न कंपन करती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या सभी जो कंपन करने वाली वस्तुएं हैं तो कंपन तो करती हैं, तो क्या कंपन करने के बाद वो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है या नहीं पड़ती है ना। यानी कि जो वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं कि नहीं करती हैं, कंपन करने वाली जो वस्तु है वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं या नहीं करती हैं। तो क्या हम सभी ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो आइए क्रियाकलाप के द्वारा हम देखते हैं बच्चों। क्रियाकलाप 7, जिसमें हम देखते हैं अपने हाथों को जितनी तेजी से संभव हो आगे पीछे चलाइए, है ना। आगे पीछे हमें अपने हाथों को चलाना है। क्या कोई आवाज़ सुनाई दी? आप अपने हाथ को 1 सेकेंड में 5 या 6 बार से अधिक नहीं चला सकते। इससे उत्पन्न ध्वनि आप नहीं सुन सकते। कुछ जंतु 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्तियां की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम जब 5 से 6 बार आगे पीछे अधिक नहीं चला सकते, है ना। 1 सेकंड में हम 5 से 6 बार से अधिक नहीं चला सकते अपने हाथों को, है ना। आगे पीछे जब हम चलाते हैं तो इससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो भी हमें सुनाई नहीं पड़ती है। पर क्या होता है, जो कुछ जंतु होते हैं बच्चों, वो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से अधिक आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन सकते हैं। हमारे कान सिर्फ उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड हर्ट्ज से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड हर्ट्ज के बीच हो, है ना। यानी कि 20 और 20,000 के बीच हो तो उन ध्वनि को हम सुन सकते हैं। सुनी जा सकने वाली इन आवृत्तियों की ध्वनि को ही श्रव्य ध्वनि कहते हैं, है ना। जिन्हें सुना जा सकता है बच्चों उन्हें श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। वह ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की होती है अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है ना। जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि होती है उन्हें अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जबकि 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो जो कुत्ता होता है बच्चों, ये 40,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति सुन सकता है, जबकि चमगादड़ 70,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति सुन सकता है तथा उत्पन्न भी कर सकता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग। अब हम देखेंगे बच्चों पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग, है ना। जो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है बच्चों उन्हें ही पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो हम पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट, धातुओं के भीतर की बारीक दरारों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। हमारा सेकेंड है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए और घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान को पता लगाने के लिए, गठिया के दर्द को दूर करने के लिए, मोतियाबिंद के इलाज में, गुर्दे की पथरी को समाप्त करने में, है ना। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग इन सारे चीज़ों के लिए होते हैं बच्चों। जो गुर्दे की पथरी होती है उन्हें भी समाप्त करने के लिए किया जाता है। हमारे आँखों में जो मोतियाबिंद होती है जिससे दिखाई नहीं पड़ती है बच्चों, इसके इलाज में इनका उपयोग किया जाता है। और गठिया के दर्द, जो जोड़ होते हैं बच्चों हमारे शरीर में, जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं जैसे कि घुटने हो गए, है ना, हाथों के जो होते हैं जोड़, वहाँ दर्द होते हैं। तो गठिया के जो दर्द होते हैं हमेशा जोड़ों में होते हैं। तो इन दर्द को दूर करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने के लिए, है ना। मस्तिष्क में जो ट्यूमर जैसे बीमारी होती है बच्चों, ये कहाँ पर है, इस स्थान को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो घड़ी के पुर्जों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बैक्टीरिया जो होती हैं उन्हें नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
अब हम देखेंगे 10.6 ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि, है ना। ध्वनि का परावर्तन होता है बच्चों, जब ध्वनि हम बोलते हैं तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई पड़ता है। यह ध्वनि का परावर्तन है, वह किसी सतह से टकराने के पश्चात वह परावर्तित हो जाती है जो ध्वनि, जिसे हम कहते हैं परावर्तन, है ना। और एक प्रतिध्वनि। तो आइए देखते हैं, जब हम किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुंह करके या पहाड़ी पर जोर से आवाज़ देते हैं, तब कुछ समय पश्चात हमें वही आवाज़ सुनाई देती है, मानो कुएं या पहाड़ी से कोई उसे दोहरा रहा हो। ध्वनि का इस प्रकार किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है और परावर्तित ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है ना बच्चों। जब कोई सतह से हम जब आवाज़ देते हैं तो किसी सतह से वो आवाज़ टकराती है और टकराने के पश्चात वह पुनः वापस आती है ना। और जब वह ध्वनि परावर्तन कहलाता है, जो ध्वनि वापस आता है ना, और हमें वह सुनाई पड़ती है, तो और परावर्तित जो ध्वनि है इसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों क्रियाकलाप 8। आवश्यक सामग्री में हम 5 सेंटीमीटर व्यास तथा 1 मीटर लंबाई की 2 नलियाँ लेंगे। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम भी देखते चलेंगे। ये 1 मीटर लंबाई की 2 नलियाँ हैं बच्चों, और घड़ी लेंगे, समतल तख्ता लेंगे। ये समतल तख्ता है, ठीक है। एक टेबल पर समतल तख्ते को सीधा खड़ा कीजिए। इस प्रकार से हम सीधा खड़ा कर दिए हैं, ठीक है। और अब इसे तख्ते के सामने एक नली को बिंदुदार रेखा PQ के समांतर टेबल पर रखिए, है ना। इस प्रकार से PQ, और नली के दूसरे सिरे पर एक टिक टिक घड़ी रखिए। तो यहाँ पर हम दोनों नलियों को इस प्रकार से रख दिए हैं बच्चों, और जो PQ नली है यहाँ पर हम एक घड़ी रख दिए हैं। अब दूसरी नली को QR दिशा के आसपास इस प्रकार घुमाइए कि घड़ी की आवाज़ परावर्तित होकर स्पष्ट सुनाई दे। चित्र 10.8 में हम देख रहे हैं, इस प्रयोग को करने से पूर्व दोनों नलियों के बीच एक तख्ता अवश्य रखा जाए। जैसे ये तख्ता हम रख दिए हैं, है ना, Q और N। तो देखिए, जिससे घड़ी की आवाज़ P से सीधे R तक नहीं पहुँचे। यहाँ जो P है इससे सीधे यहाँ तक ना पहुँचे, ठीक है। घड़ी की आवाज़ जब स्पष्टम हो तब आप देखेंगे कि कोण PQN यानी कि PQ और N बराबर कोण RQN, RQ और N, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जो आवाज़ आ रही है वो परावर्तित हो रही है बच्चों। यदि परावर्तक सतह ध्वनि स्रोत से 17 मीटर या अधिक दूर स्थित हो तो परावर्तित ध्वनि को मूल ध्वनि से अलग सुना जा सकता है ना बच्चों। जो परावर्तक सतह है ध्वनि स्रोत से कितना 17 मीटर या फिर अधिक दूर स्थित हो, ठीक है। जब हम बोलते हैं बच्चों तो वो जो परावर्तक जो ध्वनि होती है, जो परावर्तित होती है, वो कम से कम ध्वनि स्रोत से कितनी 17 मीटर की या फिर उससे भी अधिक दूर स्थित हो तो परावर्तित ध्वनि को हम क्या कहेंगे, मूल ध्वनि से अलग सुना जा सकता है। विभिन्न पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन समान रूप से नहीं होता। धातु की चादर और प्लाईवुड ध्वनि के अच्छे परावर्तक हैं। कपड़े तथा सरंध्र पदार्थ जैसे कार्क, थर्माकोल आदि ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं हैं, है ना, क्योंकि इनसे जो हम आवाज़ देंगे तो इससे हमारी ध्वनि जो है वो परावर्तित नहीं होती, इसलिए ये अच्छे परावर्तक नहीं है बच्चों। पर यहाँ जो धातु की चादर होती हैं या प्लाईवुड है तो ये ध्वनि के अच्छे परावर्तक हैं। इस पर जब हम आवाज़ देंगे तो ध्वनि क्या होंगी, परावर्तित होंगी और हमें वापस से सुनाई पड़ेंगी, ठीक है। तो ये ध्वनि के अच्छे परावर्तक होते हैं और कार्क, थर्माकोल ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं होते हैं। सिनेमा हॉल की छतों, फर्शों और दीवारों पर ध्वनि के अच्छे अवशोषक लगे रहते हैं। इनसे ध्वनि का परावर्तन नहीं होता तथा प्रतिध्वनि भी सुनाई नहीं देती। मनुष्य के कान
दो ध्वनियों को केवल तभी अलग अलग और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं जबकि दोनों ध्वनियों में 1/10 सेकेंड का समय अंतराल हो। यानी कि दो ध्वनियों को तभी सुन सकते हैं बच्चों जब उनमें के बीच में 1/10 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए, है ना। वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड है। तापमान कितनी होनी चाहिए वायु में बच्चों? 20 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। वायु में ध्वनि की जो चाल है 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो चाल गुणित समय, जहाँ पर बराबर 340 गुणित 1/10 सेकेंड बराबर 34 मीटर की दूरी तय की गई है ना। अतः मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि दोनों को अलग अलग स्पष्ट सुन सकना तभी संभव है जब हम परावर्तक सतह से 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर हों। ध्वनि परावर्तन का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। इसके लिए ध्वनि संकेत समुद्र में भेजा जाता है। ध्वनि संकेत के महासागर के तल तक जाने तथा वापस आने में लगे समय के द्वारा उसकी गहराई ज्ञात की जा सकती है या ज्ञात की जाती है। तो बच्चों यदि हमें समुद्र की गहराई मापना है या फिर महासागर की गहराई मापना है तो हम क्या करते हैं, जब हम आवाज़ देते हैं तो हमारी आवाज़ जब जाती है और वापस आने में यानी कि ध्वनि परावर्तित होने में जितना समय लगता है उस समय को हम नोट कर लेते हैं और उसके द्वारा हम गहराई को माप लेते हैं कि वह समुद्र की जो गहराई है, महासागर की गहराई है, वो कितनी होगी। 10.7 ध्वनि की चाल। बरसात के दिनों में आपने बादलों की गड़गड़ाहट तथा बिजली की चमक देखी होगी। बादलों की गड़गड़ाहट तथा बिजली की चमक लगभग एक साथ उत्पन्न होती है, परंतु हमें चमक पहले दिखाई पड़ती है और गर्जन बाद में सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों? तो बच्चों ये तो हमने देखा है जब बरसात के दिन होते हैं तो अक्सर बादल गड़गते हैं, चमकते हैं, है ना। तो बिजली जब चमकती है और बादल साथ में गड़गते हैं दोनों, पर हमें बिजली की चमक होती है वो पहले दिखाई पड़ती है और गड़गड़ाहट जो है वो बाद में सुनाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक है ना। जो ध्वनि के वेग है बच्चों उससे बहुत अधिक है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड और ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकेंड तथा 20 डिग्री सेल्सियस पर 340 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कितना डिफरेंस है ना प्रकाश का वेग और ध्वनि के वेग में। अब हम देखते हैं 10.8 ध्वनि के गुण। तो बच्चों हम ध्वनि के गुण को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप लोगों का आज का होमवर्क है, मॉडल बनाना है। आपको माचिस के 2 खाली खोखे लेने हैं, है ना। इस प्रकार से माचिस की जो डिबिया है, खाली डिबिया लेना है और उसके भीतर वाले खोखे इस प्रकार से लेना है। आपको आलपिन की सहायता से यहाँ छेद करना है, ठीक है, और धागा फंसाना है। लगभग धागा कितना होना चाहिए? 10 मीटर लंबा होना चाहिए, है ना। और इसमें आवाज़ सुनना है, आपको धीमी आवाज़ में कहना है और आप अपने मित्र से कहिए, है ना, कि आवाज़ सुनाई पड़ रही है या नहीं दे रही है। आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप ये जान जाएंगे कि ध्वनि का संचरण धागा में होता है। तो ये होमवर्क है आप लोग का, आप सभी को करना है, ठीक है। और फ़ोटो क्लिक करके और आवाज़ सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है उसे भी आप लोग बताएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।